नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत किस प्रकार से उपयोगिता का माप किया जाता है, उपयोगिता क्या होती है और उपयोगिता का माप गणनावाचक और क्रमवाचक विश्लेषण में किस प्रकार से किया जाता है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। एक उपभोक्ता जिसकी आय निश्चित होती है, अर्थात उसको महीने के अंत में प्राप्त होती है और उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, तो इसलिए वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। आय क्या होती है, उसकी निश्चित होती है, आवश्यकताएं उसकी असीमित होती है, तो वो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि अर्थात मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन उसको प्राप्त हो जाए। इसे अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति कहा जाता है। इसके संबंध में अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। दूसरा, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। और तीसरा जो है प्रगट अधिमान विश्लेषण या रिवेल प्रीफरेंस एनालिसिस, जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर हम जो अध्ययन करेंगे वो मुख्य रूप से 2 ही सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का कार्डिनल अप्रोच का अध्ययन करेंगे, और दूसरा है वो ऑर्डिनल अप्रोच है, क्रमवाचक जो उपयोगिता विश्लेषण उसका अध्ययन करेंगे। यही 2 आपके सिलेबस में शामिल है। तो इन दोनों विश्लेषण के द्वारा किस प्रकार से उपयोगिता का मेजरमेंट किया जाता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि उपयोगिता है क्या, अर्थात यूटिलिटी किसे कहा जाता है, अर्थात यूटिलिटी है वो क्या है, इसके संबंध में हम जान लेते हैं। उपयोगिता किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसको उपयोगिता कहा जाता है। हम एक उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई है, वो पानी पीना चाहता है, तो पानी पीने से उसको क्या है, संतुष्टि मिलेगी, तो पानी उसके लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। तो यहाँ अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता का संबंध होता है वो सेटिस्फिकेशन से होता है, अर्थात वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। जिसमें भी ही वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है उसको हम उपयोगिता कहेंगे। और हम वस्तु या सेवा की मांग भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें उपयोगिता का गुण होता है। सामान्यतः क्या होता है कि उपयोगिता का तात्पर्य होता है वो लाभदायिकता से होता है, यूजफुल से होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूजफुल हो, क्योंकि उपयोगिता है वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फिकेशन से होता है। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फिकेशन अर्थात प्रत्याशित संतुष्टि से होता है, रियलाइज्ड नहीं होती है, अर्थात वास्तविक क्या है उससे नहीं होता है उपयोगिता का संबंध है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने से उसको क्या मिलता है, सेटिस्फिकेशन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो क्या है उसके लिए उपयोगी है। हाँ, ये निश्चित है कि वह सिगरेट उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति वाइन लेता है, शराब पीता है, तो शराब पीने से उसको क्या है, संतुष्टि मिलती है, तो उसको हम अर्थशास्त्र में उपयोगी कहेंगे। लेकिन वो भी क्या है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए उपयोगिता का संबंध लाभदायिकता से हो यह जरूरी नहीं है, वो लाभदायक हो भी सकती है। एक व्यक्ति पानी पीता है वो उसके लिए लाभदायक है, और एक व्यक्ति शराब पीता है वो उसके लिए लाभदायक नहीं है लेकिन उपयोगी है। तो यहाँ उपयोगिता का संबंध होता है
वो प्रत्याशित संतुष्टि से होता है और वह लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयोगिता क्या है, तो आपको यही इतना बताना है इसके अंतर्गत कि किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को जो संतुष्ट करने की शक्ति है वो उपयोगिता कहलाती है। और उपयोगिता का संबंध होता है वो प्रत्याशित संतुष्टि से होता है, न कि वास्तविक संतुष्टि से। उपयोगिता की अन्य विशेषताएं भी जान लेते हैं कुछ। उपयोगिता आत्मनिष्ठ होती है, अर्थात वो सब्जेक्टिव होती है। और सब्जेक्टिव का तात्पर्य यह होता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डिफर हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके लिए वो क्या है, उपयोगी है। और एक व्यक्ति जो सिगरेट नहीं पीता है उसके लिए वो उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए ये डिफरेंट हो सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ये डिफरेंट हो सकती है। आप राजस्थान में हैं और मई या जून का महीना है, आप बाड़मेर या जैसलमेर में हैं, तो आपके लिए गर्म कपड़े फायदेमंद नहीं होते हैं, वो उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और आप बाड़मेर जैसलमेर के स्थान पर उसी समय यदि लेह और लद्दाख में होते हैं तो आपके लिए वही जो गर्म कपड़े हैं वो आपके लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे, वो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी उपयोगिता क्या है, डिफरेंट हो सकती है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। एक समय से दूसरे समय में भी ये क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक समय से दूसरे समय में आपको प्यास लगी है, बहुत तेज लगी है, तो उस समय आपके लिए क्या है, पानी का एक गिलास आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप जब पानी के 3 या 4 गिलास पी लेते हैं और उसके बाद में यदि आपको पानी का गिलास फिर दिया जाता है या कुछ समय बाद में दिया जाता है तो भी वो आपके लिए उससे उतनी उपयोगिता आपको नहीं मिल सकती। तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है, डिफरेंट होती है उपयोगिता। इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ कहा जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ये डिफरेंट हो सकती है, और एक समय से दूसरे समय के लिए भी ये डिफरेंट हो सकती है। उपयोगिता का जो शब्द है सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जर्मी बेंथम ने किया था। उन्होंने हैप्पीनेस या प्लेजर के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। तो ये हुई उपयोगिता की बात। अब हम इसमें जानते हैं कि उपयोगिता का जो मेजरमेंट है क्या किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके संबंध में 2 प्रकार की अप्रोच है, 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। जो पहली जो विचारधारा है उस विचारधारा को कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक विचारधारा कहा जाता है। वैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि उपयोगिता को हम गणना करके माप सकते हैं। 1 2 3 4 5 8 10 इस प्रकार से संख्या में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये कार्डिनल अप्रोच है। और सेकंड जो अप्रोच है वो ऑर्डिनल अप्रोच है, क्रमवाचक विचारधारा। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार हम उपयोगिता को केवल क्रम प्रदान किए जा सकते हैं, रैंक दी जा सकती है, माप नहीं सकते उसको। विस्तार से जान लेते हैं इनके बारे में हम। सबसे पहले हम गणनावाचक विचारधारा के बारे में हम जान लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। 19वीं शताब्दी में ड्यूपिट, गोसेन, वोलरस, मेंजर और जेवेंस ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। और यह विश्लेषण उन्होंने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, अर्थात प्रतिष्ठित विचारधारा या परंपरागत जो अर्थशास्त्री थे, जिनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो और कुछ अन्य अर्थशास्त्री थे,
उनके विचारों की आलोचना करने के लिए यह गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण उन्होंने दिया था। इसके बाद में 20वीं शताब्दी के अंदर मार्शल और पिगो ने इस विश्लेषण को क्रमबद्ध ढंग से विकसित किया था। मार्शल और पिगो ने इसको सिस्टमेटिक ढंग से इसको आगे और अधिक विकसित किया। अब इस विश्लेषण के अनुसार कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, तो इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक या निश्चित संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 आदि में मापा जा सकता है। अर्थात हम उपयोगिता को उसी प्रकार से माप सकते हैं जैसे लंबाई को हम मापते हैं सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में या मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। वजन वेट को हम किलोग्राम में माप सकते हैं। वायुदाब जिसको हम पास्कल में मेजरमेंट कर सकते हैं, या जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की डिग्री में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम उपयोगिता का भी माप कर सकते हैं, और इसके माप की जो इकाई है वो एक काल्पनिक इकाई है, और उस काल्पनिक इकाई का नाम है यूटिल्स। उस काल्पनिक इकाई का क्या नाम है? यूटिल्स है। अर्थात हम यूटिल्स में माप सकते हैं। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि उपयोगिता को मापने की काल्पनिक जो इकाई है वो क्या है? वो यूटिल्स है। किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह विचारधारा दी गई थी? तो यहाँ पर ड्यूपिट, गोसेन, वॉलरस, मेंजर और जेम्स के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में मार्शल और पिगो ने इसका सिस्टमेटिक ढंग से आगे इसको डेवलप किया था, और इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता का मेजरमेंट है वो संख्या में हम कर सकते हैं, और उसी प्रकार से इसका माप कर सकते हैं जिस प्रकार से हम लेंथ का या वेट का या टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। और इसकी मापने की जो इकाई है वो काल्पनिक इकाई यूटिल्स है। इसके बाद में हम इस विश्लेषण की क्या एजम्पशंस है, अर्थशास्त्र में जो भी सिद्धांत होते हैं, विचारधारा होती है, वो कुछ एजम्पशंस के आधार पर होती है, कुछ उसके आधारभूत मान्यताएं होती है। उन मान्यताओं के संबंध में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो मान्यता ली गई है कि उपभोक्ता क्या होता है? विवेकशील होता है, रैशनल होता है। विवेकशील से तात्पर्य ये होता है कि उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंदर वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। अर्थात वह अपनी जो निश्चित आय है उस आय में से बचत भी नहीं करता है और उधार भी नहीं लेता है। अर्थात अपनी आय को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। तो उसे हम कहेंगे उपभोक्ता विवेकशील है, वो रेशनल है। दूसरी जो इसमें मान्यता जो ली गई है, एजम्पशंस जो ली गई है, वो कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि उपयोगिता को इस विश्लेषण के अनुसार यूटिल्स में मेजरमेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक वस्तु की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनसे जो उपयोगिता मिलती है उन उपयोगिताओं को हम योग भी इसमें हम कर सकते हैं। एक तरह से एडिटिव भी होती है ये उपयोगिता, और इसी विशेषता के आधार पर हम कुल उपयोगिता ज्ञात करते हैं और सीमांत उपयोगिता को हम ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ इस विश्लेषण के अंदर जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है उनके अनुसार उपयोगिता का जो मापदंड है वो मुद्रा है, जो मेजरिंग जो रोड है वो मनी है, कि उपयोगिता को मुद्रा में भी हम माप सकते हैं। अर्थात उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। उन्होंने एक इसको डिफाइन किया है कि वस्तु की एक इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा की उन इकाइयों के बराबर होती है जिन्हें उपभोक्ता खर्च करने को तैयार है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसको पानी की आवश्यकता है, और पानी का एक गिलास या एक बोतल प्राप्त करने के लिए वो जो मुद्रा खर्च करने को तैयार है वो उसकी सीमांत उपयोगिता है। तो मुद्रा के रूप में भी इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। आप पानी की एक बोतल परचेज कर रहे हैं और उस पानी की बोतल के लिए आप 20 रुपये देने के लिए तैयार है, तो वो 20 रुपये क्या है?
वो उसकी सीमांत उपयोगिता है। उपयोगिता योगात्मक एवं स्वतंत्र होती है। उपयोगिता योगात्मक होती है अर्थात एडिटिव होती है। यह तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि एक वस्तु की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनसे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उनका हम योग कर सकते हैं। एवं स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है इसका अर्थ है कि उस वस्तु पर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस वस्तु पर स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी वो स्वतंत्र होगी। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए भी हम उसका योग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है। अर्थात मार्शल का मानना था कि एक व्यक्ति की जो आय निश्चित होती है और उस आय को वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, और किसी एक वस्तु पर जो खर्च की जाने वाली जो अमाउंट, जो राशि जो होती है वो बहुत ही कम होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में एक महीने के दौरान एक व्यक्ति 1000 रुपये व्यय करता है और वो लगभग हम मान लेते हैं कि 20 प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, तो उन वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है वो बहुत ही कम होता है। अर्थात हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो लगभग 50 रुपये एवरेज जाता है। तो वो किसी वस्तु पर 50 रुपये खर्च करता है, तो किसी पर वो 49 और किसी पर 52 खर्च करता है। तो एक अतिरिक्त इकाई जैसे जैसे वो खरीदता है वस्तु की, तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो बहुत ही कम आती है उसकी। तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा मार्शल का मानना है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, स्थिर होती है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी जब हम इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे तो वहाँ पर इसकी आलोचना इस प्रकार से कर सकते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति किसी एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा भाग भी खर्च कर देता है। जैसे वो उस महीने के दौरान एयर कंडीशनर परचेज कर लेता है या रेफ्रिजरेटर परचेज कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, अर्थात वो स्तर नहीं रहेगी। नेक्स्ट, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो इसमें लागू होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रकार के लॉज आएंगे इसमें। एक घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो है वो सम सीमांत उपयोगिता का नियम का विश्लेषण हम इसमें करेंगे। तो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो इसमें लागू होता है। और घटती सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है कि एक वस्तु की हम उत्तरोत्तर इकाइयाँ खरीदते हैं या उपभोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता में क्या होती है, कमी होती चली जाती है। और ये वास्तव में लागू भी होता है ये नियम। हम दिन प्रतिदिन के दौरान अनुभव भी करते हैं कि विभिन्न जब वस्तुएं खरीदते हैं तो वहाँ पर ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। जैसे अभी पूर्व एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति को प्यास लगी है और वो एक पानी का जो गिलास पीने से उसको जो यूटिलिटी मिलती है, उसके पश्चात वो एक अतिरिक्त गिलास और पानी का पीता है, तो उससे जो मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पहले वाले गिलास की तुलना में कम हो जाती है। और जैसे जैसे उसके एक एक अतिरिक्त गिलास वो पानी के पीते रहता है तो वहाँ पर उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो कंटिन्यू कम होती जाती है, और एक सीमा पर जाकर के ये 0 हो जाती है। और उसके बाद भी यदि वो पानी पीता है तो वहाँ पर उसके लिए क्या होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका अर्थ है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है यहाँ पर। और इस नियम के संबंध में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय खर्च कर देता है, अर्थात उसकी जो भी आय होती है वो खर्च कर देता है, वो न तो बचाता है और न ही उधार लेता है। उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की इकाइयों पर निर्भर करती है, अर्थात एक वस्तु की जो भी विभिन्न इकाइयाँ होती है उनसे जो उपयोगिता मिलती है उन पर ही कुल उपयोगिता वो
डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत की कुछ मान्यताएं थी जिसके संबंध में हमने चर्चा की। इसके पश्चात हम इस सिद्धांत के संबंध में संक्षिप्त में जान लेते हैं कि क्रमवाचक जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके बारे में हम जान लेते हैं। गणनावाचक जो सिद्धांत है, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि उसका जो मानना था कि उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है यूटिल्स में और उसको संख्या के रूप में हम माप सकते हैं, जैसे कि पानी पीने से उसको जो उपयोगिता मिलती है वो 10 यूटिल्स या 15 यूटिल्स या 20 यूटिल्स, इस प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो क्रमवाचक जो उपयोगिता विश्लेषण है, इसके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, अर्थात उसको मापना क्या होता है, कठिन होता है। उपयोगिता को केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है, अर्थात रैंक दी जा सकती है। रैंक में जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से हम रैंक दे सकते हैं। इसकी व्याख्या उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा की जाती है। उदासीनता वक्र जो विश्लेषण है, जो नेक्स्ट जब वीडियो होगा तो उसमें हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं कि रैंक दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति चाय पीता है और कॉफ़ी भी पीता है, तो वो बता सकता है कि इन दोनों में से किससे उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। वो इस प्रकार से नहीं बता सकता कि एक से 20 यूटिल्स मिली है और दूसरे से है वो 10 यूटिल्स मिली है, यूटिलिटी इस प्रकार से नहीं बता सकता। ऐसा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का मानना है। वहाँ पर हम केवल उसको रैंक दे सकते हैं या यह बता सकते हैं कि चाय की तुलना में कॉफ़ी अच्छी है या कॉफ़ी की तुलना में चाय अच्छी है, ज़्यादा उपयोगिता प्रदान करती है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम इटली के अर्थशास्त्री प्रेटो ने सन 1906 में किया था। किसने किया था? सबसे पहले प्रेटो ने 1906 में किया था। 1913 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री W.E. जॉनसन ने, उसके बाद में 1915 में रूसी अर्थशास्त्री स्लट्स्की ने और 1934 में हिक्स और एलन ने इसे और अधिक आगे विकसित किया था। इसके संबंध में भी हम विस्तार से चर्चा, जब उदासीनता वक्र का टॉपिक होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उदासीनता वक्र वो सबसे पहले F.O.I. एजवर्थ के द्वारा दिया गया था 1881 में, और फिर फिशर के द्वारा उसका उपयोग भी किया गया था। जबकि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है वो प्रेटो के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो यहाँ पर कन्फ्यूज में होने की आवश्यकता नहीं है। उदासीनता वक्र का प्रयोग एजवर्थ के द्वारा किया गया था, लेकिन उसका जो विश्वास था वो गणनावाचक विश्लेषण में विश्वास था। फिशर का भी विश्वास गणनावाचक विश्लेषण में था। इसलिए उसके बाद में जब प्रेटो 1906 में आता है, जिन्होंने क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया था, और 1913 में जॉनसन ने तो कहा था कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के बाद अब हमें गणनावाचक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसको मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्रमवाचक विश्लेषण से हम अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता न तो उपयोगिता को मापने में समर्थ है और न ही उसे उपयोगिता को मापने की आवश्यकता है। अतः उपभोक्ता इतना भी अधिक विवेकशील नहीं है कि वो उपयोगिता का इस प्रकार से यूटिल्स में वो मेजरमेंट कर सके, और उसको इस प्रकार की करने की आवश्यकता भी नहीं है। वह केवल वस्तुओं की तुलना करके अपनी वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। वरीयता के क्रम में अर्थात उसको रैंक दे सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या अपनी पसंद की बता सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है, ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकता है। लेकिन वो मेजरमेंट के लिए यूटिल्स में बताना उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल जो अभी बताया वही दिया गया है इसमें, कि यदि आप 1 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी का उपभोग करते हैं तो आप इतना कह सकते हैं कि दोनों में से किस पेय से आपको अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई है, चाय से अधिक मिली है या कॉफ़ी से अधिक आपको उपयोगिता मिली है।
परंतु आप उस उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे 5 यूटिल्स अथवा 10 यूटिल्स में व्यक्त नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा बताते हैं कि चाय से हमें 5 यूटिल्स की उपयोगिता मिली है और कॉफ़ी से हमें 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिली है, तो ये एक हास्यास्पद हो जाता है। और यदि हम यह कहें कि चाय की तुलना में कॉफ़ी से हमें अधिक उपयोगिता मिली है, तो ये अधिक व्यवहारिक होता है। तो इस प्रकार से हम कर्मवाचक और गणनावाचक विश्लेषण के संबंध में संक्षिप्त में हमने जानकारी प्राप्त की है, और दोनों ही विश्लेषण के अनुसार किस प्रकार से उपयोगिता का मेजरमेंट किया जा सकता है और उपयोगिता क्या होती है, इसके संबंध में हमने जाना। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध के आधार पर होगा। धन्यवाद दोस्तों।